For any kind of transportation, we need some carrier, we need some vehicles. Like that only, the circulatory system of our body or the transportation of our body is carried out by our blood, a liquid connective tissue, जो कि एक व्हीकल्स का काम करता है, कैरियर्स का काम करता है, जो कि गैसेस को जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या न्यूट्रिएंट्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं। या तो हम लोग ब्लड सेल्स को या ब्लड को डिलीवरी बॉय के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह में डिलीवरी देने का काम कर रहा है। सो हियर वी आर गोना स्टडी अबाउट द बिजी नेचर ऑफ ब्लड। देख रहे हैं हम लोग कैसे कंटिन्यूअसली ब्लड हम लोग का शरीर में फ्लो होते जा रहा है और ब्लड अपना फंक्शन को परफेक्टली परफॉर्म करते हुए जा रहा है। वी सेड दैट एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड एट एन एवरेज। हम लोग का बॉडी में 5 से 5.5 लीटर या 6 लीटर ब्लड एवरेज में रहता है, एवरेज क्वांटिटी में रहता है। First, we will see what is blood, or how we will define blood. Blood is a red color for a human body. Blood is a red color and slightly alkaline mesodermal liquid connective tissue. Blood रेड कलर क्यों है? क्योंकि ब्लड से सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और आरबीसी जो होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन से बना होता है जिसका कलर रेड होता है। स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि इसका जो पीएच है वो 7.4 है। ओके, 7 न्यूट्रल पीएच होता है। 7 के नीचे जो होगा सब एसिडिक, और 7 के ऊपर जितना होगा सब बेसिक। और एक्वस सॉल्यूबल जो बेस है उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। ब्लड एक मेसोडर्मल टिश्यू है, यानी कि जब एम्ब्रायोनिक एक फिटस यानी कि एक बेबी का बॉडी जब प्रोड्यूस होता है, उसका अर्ली लाइफ में 3 ही टिश्यू का लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो वो मेसोडर्मल लेयर से ब्लड प्रोड्यूस होता है। और ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये फ्लो हो रहा है इसलिए लिक्विड है। और कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये अलग अलग ऑर्गन्स को और टिश्यू को कनेक्ट कर रहा है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ये एक बोन है। अब बोन को अगर डाइसेक्ट किया जाएगा, बोन को अगर अंदर से बीच से काट दिया जाएगा, तो बोन का जो सेंटर रीजन में एक स्पॉन्जी सेमी लिक्विड टिश्यू देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। तो बोन मैरो में ही हिमाटोपोएसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड प्रोड्यूस किया जाता है हम लोग का बॉडी में। इसलिए बोन मैरो अगर खराब हो जाएगा तो हम लोगों के शरीर में ब्लड ऑप्टिमम अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ब्लड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बोन का जो सेंटर में जो मॉइस्ट सेमी लिक्विड स्पॉन्जी टिश्यू रहता है, यानी कि बोन मैरो में ब्लड प्रोड्यूस होता है। और जो जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है इसको कहा जाता है हिमाटोपोएसिस। An average adult human body has 5 liters of blood. ब्लड का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या काम में आता है ब्लड? ऑब्वियसली इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। एज आई सेड, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इट ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। ब्लड में जो WBC और प्लेटलेट्स होता है, ब्लड का स्पेशलाइज सेल, दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब पैथोजेंस के खिलाफ, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। इन लोगों से हम लोगों को बचाता है। ओके, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है, जैसे जब हम लोग को बुखार होता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्पीड बढ़ जाता है, ताकि वो जो एक्सेस जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द बॉडी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाए। तो इसी तरह से ब्लड
बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन करता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड एक बफर के तौर पे काम करता है अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यू के बीच। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि डिफरेंट मिनरलिक और आयनिक जो बैलेंस है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्लड। इफ़ वी सी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड किस किस चीज़ से बना होता है, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ब्लड को थोड़ा सा एक सिरिंज से ब्लड को लेके उसको हम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में रख देना पड़ेगा आधा घंटा के लिए इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के जो नीचे का जो हिस्सा है इसमें ब्लड का सॉलिड पोर्शन स्टेबलाइज्ड हो गया है, सेटल डाउन हो गया है, और ऊपरी हिस्सा में लिक्विड पोर्शन तैर रहा है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड जब क्लॉट हो जाता है तब हम लोग ब्लड का कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ब्लड का कंपोनेंट्स में मेन क्या क्या चीज़ है, ब्लड इज मेड ऑफ 55% लिक्विड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड 45% सेल्स। दे आर ऑफ 3 काइंड ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड में 55% लिक्विड पोर्शन होता है और 45% सेल से बना होता है। ओके, अब अगर प्लाज्मा को देखेंगे, प्लाज्मा क्या क्या चीज़ से बना होता है। प्लाज्मा का एक ज़्यादा हाई अमाउंट वाटर रहता है, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर रहता है, और बाकी सारे क्या चीज़ रहता है, बाकी डिफरेंट मिनरल्स का आयंस रहता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का आयंस, different kinds of protein, different kind of nutrients like carbohydrates, lipids, okay, different kind of excretory product जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, and different gases like oxygen and carbon dioxide. So plasma contains all these things. What about the blood cells or the formed elements? There are 3 kinds of blood cells are there: RBC or leukocyte, platelets, and WBC या erythrocyte. सॉरी, यहाँ पे मैं उल्टा बोल दिया। WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, क्योंकि ग्रीक में ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोस का मतलब होता है कोई चीज़ को जमा देना। तो ये जो प्लेटलेट्स है जो ब्लड को कोआगुलेट करवाने में या कि ब्लड को जमाने में हेल्प करता है, इसलिए थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और एरिथ्रोसाइट, ग्रीक में एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड कलर, यानी कि ब्लड का जो रेड कॉर्पसेल्स होते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम लोग देखते हैं ब्लड सेल्स को, तो कुछ WBC जो होता है उसमें कुछ WBC में दाना नज़र आएगा। ओके, दानादार जो WBC होगा उसको कहा जाएगा ग्रैन्युलोसाइट। ओके, जैसे कि अगर WBC सेल को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो कुछ WBC में क्या होगा, छोटा छोटा दाना नज़र आएगा। इस तरह का WBC को कहा जाएगा ग्रैन्युलोसाइट। और जब जो WBC में कोई प्रकार का ग्रैन्यूल्स या दाना नज़र नहीं आएगा उसको कहा जाएगा एग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट आर ऑफ 3 टाइप: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। ओके, ये तीनों अलग अलग जो ग्रैन्युलोसाइट WBC है, तीनों को अलग अलग फंक्शन है, तीनों अलग अलग काम में स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया को किल करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, कोई वायरस के लिए स्पेशलाइज्ड है, कोई फंगस के लिए स्पेशलाइज्ड है। ग्रैन्युलोसाइट 2 तरह का होता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट को भी फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का शरीर में 2 तरह का लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब हम लोग ये तीनों के बारे में, यानी कि WBC, प्लेटलेट्स और RBC के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी देखेंगे। तो एरिथ्रोसाइट का नाम है रेड RBC और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो कि पर माइक्रोलीटर ब्लड में 5 to 6 मिलियन नंबर्स में रहता है।
ओके। और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली आरबीसी में ब्लड का रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है, हीमोग्लोबिन, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है एट एन एवरेज 120 डेज। 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद एक बैच आरबीसी मर जाता है, फिर न्यू बैच ऑफ आरबीसी आता है। ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट या ट्रांसपेरेंट। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा जाता है तो आरबीसी का कलर रेड दिखता है और डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं दिखता है प्रॉपरली, वो ट्रांसपेरेंट कलर का दिखता है, इसलिए इसको इस तरह से नाम दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं कि बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ऐसा क्यों नाम दिया गया है। जो हम लोग कोई भी ब्लड सेल्स को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए पहले उसको स्टेनिंग करना पड़ता है, यानी कि उसको पहले कलरिंग करना पड़ता है अलग अलग स्टेन यूज़ करके। तो इसी समय अगर बेसोफिल को ऑब्जर्व करना है तो बेसिक स्टेन यूज़ करना चाहिए, यानी कि बेसोफिल जो सेल्स है वो बेसिक स्टेन को ही ऑब्जर्व करेगा। इओसिनोफिल ये एसिडिक स्टेन को, इसको एसिडोफिल भी कहा जाता है, ये एसिडिक स्टेन को ऑब्जर्व करता है। और न्यूट्रोफिल जो है ये न्यूट्रल स्टेन को ऑब्जर्व कर सकता है। यहाँ पे एग्रेनुलोसाइट देख रहे हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ओके। एक्चुअली हम लोग का शरीर का जो मेन जो कमांडो होता है, मेन जो इम्यून सिस्टम का जो सबसे ताकतवर जो पोर्शन होता है वो बनाता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ने। ओके। पर माइक्रोलीटर ब्लड में 5 to 10,000 डब्ल्यूबीसी होता है। ओके। और डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड डिफेंस एंड इम्यूनिटी, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी जो होता है, कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी एमीबा जैसे एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। तो ये जैसे ही शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ एंट्री लेता है, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में उसको इनगल्प कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। या तो क्या करता है, जैसे कि लिम्फोसाइट वगैरह, जैसे कि टी लिम्फोसाइट, हाँ, वो लास्ट लाइन डिफेंस का काम होता है। जैसे कि जब बाकी सारे डब्ल्यूबीसी जब फेल कर जाता है तब टी लिम्फोसाइट अपना केमिकल रिलीज़ कर देता है जिसको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं, और जिसके वजह से जो टॉक्सिक नेचर का होता है जो पैथोजन को मार गिराता है। उसके बाद लास्टली प्लेटलेट्स। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है, अलग अलग डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन अलग अलग है, लेकिन एट एन एवरेज इसका लाइफ स्पैन होता है 5 to 20 डेज। उसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यानी कि ये प्लेटलेट्स हम लोग का शरीर में रिपेयरिंग का काम करता है। जहाँ पे डैमेज हो जाता है, यानी कि कट गया है तो उस या एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पे जब खून निकल रहा है ब्लड वेसल से, तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है कि पहले ब्लड वेसल्स जहाँ पे डैमेज हुआ है उस जगह को पहले रिपेयर करो। जैसे कि लीक रिपेयर का किया जाता है, लीकेज रिपेयर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ का ब्लड को क्लॉट कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है, ताकि फर्दर मतलब ब्लड शिपिंग ना हो पाए। पर माइक्रोलीटर ब्लड में 2.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है टू हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड वेसल्स, डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। Here, through this animation, we can see that how RBCs they are transporting oxygen। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो RBC जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है उसका मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस में एंट्री हो रहा है, और RBC उस ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और ले रहा है, ऑब्जर्व करके उस ऑक्सीजन को कैरी करके पहुंचा रहा है हर एक सेल के पास। और RBC का जो शेप होता है हम लोग देख पा रहे हैं, ये बाई कॉन्केव शेप का होता है, यानी कि RBC ऐसा एक सेल का एग्जाम्पल है जिसके पास कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर RBC, मैच्योर ह्यूमन RBC के पास कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए ये RBC के सेंटर रीजन में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस को मैच्योरिटी के बाद ये फेंक दिया जाता है सेल के बाहर, ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर पाए और हीमोग्लोबिन का मात्रा ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने अंदर।
इस तरह का काम किया जाता है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड किस पाथवे में फ्लो होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।